औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम.ए. कदीर। वेलकम टू माई चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की का जो है न्यू यूनिट शुरू कर रहे हैं। थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं, तीसरा यूनिट। और तीसरा यूनिट का जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये जो यूनिट है पहले 9th क्लास में हुआ करता था, जो ओल्ड हमारी बुक है उसमें 9th क्लास में हुआ करता था। अब ये जो मैट्रिक्स लफ्ज है, मैट्रिक लफ्ज का मीनिंग क्या होता है? मैट्रिक लफ्ज का मीनिंग होता है, उर्दू में अगर उसको देखें तो उसको कहते हैं कालिब। ठीक है, और मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है मैट्रिसेस का, और मैट्रिसेस जो है प्लूरल है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन हम करें, आ रेक्टेंगुलर और ग्रिड फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स रिटन इन रोज एंड कॉलम फॉर्म एंड इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, यानी मतलब ये है कि इसको रेक्टेंगुलर मुस्ततीली बनावट हम शक्ल के लिहाज से हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि जो मैट्रिक्स होते हैं या कालिब होते हैं ये हमारे पास स्क्वायर भी तो होते हैं ना, मुरब्बी कालिब भी होते हैं। ये इसकी जो खास शक्ल होती है वो हम इसकी जो रोज एंड कॉलम के लिहाज से, अगर इसमें लफ्ज अगर हम ग्रिड का यूज करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, उसकी फॉर्मेशन के लिए ग्रिड का या अरे का लफ्ज जो है शामिल करें वो ज्यादा बेटर होगा। यानी वो एक शक्ल जो कॉलम में, रोज में और कॉलम में, यानी ग्रिड की शक्ल में जो रियल नंबर्स जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाएं, उनको क्या कहते हैं? हम कालिब कहते हैं, यानी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स ये 1 2 3 4 5 6 इस लिहाज से ये इनका रो की शक्ल में, यानी कतारों की शक्ल में और कॉलमों की शक्ल में लिखे जाते हैं, तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स में जो कतारें होती है, मतलब जो उनको रोज जो होती है वो कैसे होती है? ये इस तरह से जो होता है, यानी मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो बनावट होती है उनको क्या कहते हैं? हम रो कहते हैं। ठीक है, यानी ये रो 1 है हमारे पास। ठीक है, ये रो 2 है। ठीक है, ये रो 2 है, रो 2। द एंट्रीज which can be written horizontal form are called rows of matrix। अब दी एंट्रीज यानी मतलब ये जो हम 1 2 3 4 रियल नंबर्स हैं, इनको क्या कहते हैं? एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्स भी कहते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जिन एंट्रीज को अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं तो वो रोज होती है, और वही एंट्रीज को अगर हम कॉलम्स में देखें, यही एंट्रीज देखो, इन्हीं को अगर हम कॉलम्स में तब्दील कर लें तो ये कॉलम बन जाते हैं। ठीक है, ये C1 है और इस तरह ये बन जाएगा C2। ठीक है, और इस तरह ये बन जाएगा C3। तो ये ग्रिड्स फॉर्म में है। ठीक है ना, ग्रिड फॉर्म में। तो इसकी फॉर्मेशन ऐसी है, फॉर्मेशन के लिहाज से अगर रोज एंड कॉलम के एतबार से अगर हम उसको देखेंगे, इन एंट्रीज को लिखा हुआ, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये रोज आपको पता लग गया कि एंट्रीज विच प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड कॉलम्स विच प्रेजेंटेड या विच आर रिटन इन वर्टिकल फॉर्म। अब वर्टिकल फॉर्म में जो होंगे वो कॉलम्स होंगे, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगे जो होंगे वो क्या होंगे? रोज होंगी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है मतलब एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स का भी आपको पता चल गया, और जो मतलब जो रोज ऑफ मैट्रिक्स का भी पता चल गया, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स का भी पता चल गया। इसके बाद आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कालिब का जो मर्तबा होता है, जो कतारों की तादाद कितनी है और कॉलमों की तादाद कितनी है, तो ये दोनों मिलके जो है वो हमें बताते हैं कि इसका मर्तबा क्या है या इसका यानी ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास, यानी m/n होता है। आमतौर पे हम जो रोज होती हैं उनको m से रिप्रेजेंट करते हैं, आमतौर पे ये लफ्ज यूज होता है, और कॉलम के लिए हम यूज करते हैं n। ठीक है, ये n आ जाएगा, ये n हम यूज करते हैं। तो यानी किसी का यानी ऑर्डर ऑफ ए अगर हम लिखें, देखो ऑर्डर ऑफ ए लिखें तो हमारे पास क्या बनेगा? अब नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, ये 1 रो हो गई और ये 2 हो गई।
तो नंबर ऑफ रो हो गई 2, यानी m की जगह 2 लिख लेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3, और ये n की जगह हम क्या लिख लेंगे 3। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर इसके बाद जो है अगर हम देखें कि आगे बात अगर चलती है तो इक्वल मैट्रिसेस आ जाते हैं हमारे पास। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ए और बी दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, एक है ए, ठीक है, ये है 3 और 4 है फर्ज करें, और दूसरा है हमारे पास बी। अब बी है 1 + 2 और यहाँ पे आ गया 2 + 2 है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या वेदर दे आर इक्वल मैट्रिसेस। अब उसके लिए देयर आर 2 कंडीशंस आर नेसेसरी टू बी जज वेदर दे आर इक्वल मैट्रिसेस। कैसे? मतलब मिसाल के तौर पर फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि उनका जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। अब देखते हैं ऑर्डर कैसे बनता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देख यहाँ पे देखो ए का ऑर्डर क्या है, ये 1 रो और ये 2 रो, यानी ऑर्डर इसका बनता है, यानी मतलब ये 2/1 बनता है, यानी 2 रोज है हमारे पास और एक कॉलम है। और इसका अगर यानी ए का ऑर्डर ये बनता है, और बी का ऑर्डर क्या बनता है, बी का ऑर्डर अगर देखें यहाँ पे, अब इसका कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट कर ले तो ये आ जाता है 3 और ये फिर 4 आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 आ गया। अब इसके बाद जो है यहाँ हमारे पास ऑर्डर इसका क्या बनेगा, ये 1 रो और ये 2 रो, ये 2 और कॉलम इसका एक ही बनता है, तो 2/1, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी बी का जो ऑर्डर बना है वो 2/1 है, और ए का ऑर्डर क्या बना है 2/1 है, ठीक है, 2/1 है। इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, यानी ये नंबर 1 कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो ये दोनों को इक्वल होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल, ठीक है। उनकी जो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज होती हैं, यहां लिख लें, देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। मतलब करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी उनकी जो बाहम मुताबिक जो अरकान है, ठीक है, वो बराबर होने चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ भी 3 है, ये करेस्पॉन्डिंग हो गई। इधर 4 है तो इधर भी 4 है, ठीक है, ये करेस्पॉन्डिंग एंट्री। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाते तो हम उसका नतीजा क्या निकलता है कि हम कह देते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। तो ये इक्वल मैट्रिसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब यानी इस एक्सरसाइज में यानी जो अगली एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 शुरू हो रही है उसमें इतना कुछ है। तो साथ साथ जब 3.2 शुरू करेंगे तो उसमें जो कंसेप्ट होंगे वो साथ साथ हम करते जाएंगे। तो पहले ही सारे कंसेप्ट अगर करते हैं, बाद में एक्सरसाइज शुरू कर लें तो मेरे ख्याल में वो भूल जाते हैं, फिर साथ साथ जो होते हैं ना वो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी मैंने मैट्रिक्स की बात की है, डिटर्मिनेंट्स की बात उस वक्त करेंगे जब डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट होगा यहाँ बुक में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब इसमें पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। अब हमारे पास कुछ मैट्रिक्स है, ये पहला मैट्रिक हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला मैट्रिक हमारे पास है 0 0 0 और 0, ये पहला मैट्रिक है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि इनकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम लिखिए। अब देखो आपको पता चल गया हो कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस मैट्रिक। ये 1 रो एंड सेकंड रो, ये रोज होती हैं जो मतलब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी ये वाली रो और ये वाली रो, यानी रोज नंबर ऑफ रोज अगर हम लिखें नंबर ऑफ रोज यानी m लिखें तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ये है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, चलो यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये n इज इक्वल टू 2। तो यही हमें बताना था। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है
नेक्स्ट है 3 4 7। ये हमारे पास एक और मैट्रिक है 3 4 और 7। अब इसमें बताना है कि हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन दिस मैट्रिक। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास वो 3 है, नंबर ऑफ रोज यानी m इज इक्वल टू 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? 1 कॉलम है। ठीक है, तो अभी ऑर्डर उन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ रोज ही हमें बतानी है और कॉलम बताने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक कॉलम सी है, बल्कि मैट्रिक है सी है, सी 8 10 और 11। ठीक है, 8 10 और 11। अब इसका बताना है कि हाउ मेनी रोज आर देयर। अच्छा, अगर हम देखें तो इसमें रो तो एक ही है, जो यहां लिख लेंगे नंबर ऑफ रो रोज यानी m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जो है ये 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम 3 आ गया। ठीक है, और इसी तरह एक और मैट्रिक है हमारे पास यहाँ पे, और मैट्रिक है हमारे पास 3 2 1। ये है 3 2 1 1 है। अच्छा, इसके बाद है 103 103 4 5 6 आई थिंक यही है। तो आप इसमें बताना है हमने क्या, डी है, डी मैट्रिक है, इसका नाम भी हम लिख लेते हैं, डी मैट्रिक है। ठीक है, अभी हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस मैट्रिक। ठीक है, अभी आप देखो 1 रो होगी, 2 और ये 3, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ रो कितनी होगी, नंबर ऑफ रोज यानी m इज इक्वल टू 3। अब नंबर ऑफ कॉलम, वो भी 3 है यानी n, वो भी 3 है, ये 1 2 3। तो रोज और कॉलम जो है इसमें बराबर हैं। ठीक है, अब इसके बाद है एफ कॉलम, एफ मैट्रिक है हमारे पास, एफ 5 9 और 3, 5 9 2 है, -3 -3 4 5 4 5। हाँ जी, इसमें देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है। देखो नंबर ऑफ रोज यानी m इज इक्वल टू 1 और 2, और नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 है। तो ये था हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। ठीक है, बहुत इंतहाई आसान। अब नेक्स्ट हमने ऑर्डर मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, चलो मैं इसको रेज कर देता हूँ। बी क्या है, सी क्या है, 3 5 5 6, डी, डी है 0 3 4 5 0 9, ई है 0 1 3 4 5 6, और एफ है 5 है। तो इनकी डिमांड क्या, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये पहला पहला अब हमारे पास ए है, इसका ऑर्डर हम मालूम कर रहे हैं 1 और 0। अब ये नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, नंबर ऑफ रोज 1 2 यानी m 2 आ गया, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं
नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो ऑर्डर ऑफ ए यानी m बाय n, तो ये आ जाएगा 2 बाय 1, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा बी है हमारे पास, बी है 3 और 4। अब नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ रोज 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम n, कॉलम 2 है, और ऑर्डर ऑफ ए लिखें, अगर बी लिखें m बाय n, तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी 1 बाय 2, ये आ जाएगा। अब इसके बाद C है हमारे पास, C, ये C है 3 5 5 6, नंबर ऑफ रोज यानी m 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम ये भी 2 है ऐसे, और ऑर्डर ऑफ C m बाय n यानी 2 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद D आ गया है, D क्या है 0 3 4 5 0 9। अब नंबर ऑफ रोज m 1 और 2, नंबर ऑफ कॉलम n है, ये 1 2 3, तो ये 3 कॉलम वर्टिकली होते हैं और रोज जो हॉरिजॉन्टल होता है। अब ऑर्डर ऑफ D m बाय n, तो ये आ जाएगा 2 बाय 3, इस तरह। अब इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है E, E है 0 1 3 4 और 5 6 G। अब नंबर ऑफ रोज इसमें कितने 1 2 3। अब नंबर ऑफ कॉलम 1 2, ऑर्डर ऑफ E यानी m बाय n, तो 3 बाय 2, इस तरह आ गया। अब इसके बाद आखिरी है F 5 है। अब इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, नंबर ऑफ कॉलम n, सॉरी नंबर ऑफ रोज 1 है, ठीक है 1, और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है इसमें, तो ऑर्डर ऑफ F आ जाएगा m बाय n यानी 1 बाय 1, ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ये कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें आपस में इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं। मैंने पहले जो तफसील में मतलब इंट्रोडक्शन में पहले बताया कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, यानी वो होते हैं जिनका जो ऐसे 2 मैट्रिसेस या 3 मैट्रिसेस जिनके आर्डर भी सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए को अगर देख लें, ए मैट्रिक्स को देख लें और एफ को देख लें। ठीक है, तो हम लिख लेंगे ए हमारे पास है 0 3 4 1, ठीक है, और एंड एफ जो है हमारे पास है कितना है 3 -3 3 + 1 और 3 1, ये दोनों जो है आपस में क्या इक्वल है। ठीक है, बिकॉज यानी इसका जो बनता है यानी दे आर, यहां लिख लेंगे दे आर इक्वल,
या यूं लिख लें बस कि देयर द ऑर्डर ऑफ ए एंड एफ इज इक्वल एंड सेम कह देते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए एंड एफ इज सेम एंड देयर corresponding entries are also equal, so A is equal to F हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो B और D को देखें, ये भी ऐसे है, ये B है हमारे पास, B है 9 और -7 एंड ये D है 5 + 4 और 8 + 1। 5 + 4 9 होता है, 8 + 1 8 -1 होना चाहिए। अच्छा चलो 8, अच्छा D और -1 क्या है, अब -1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे -1 है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे -1 है। तो देखो ये प्लस माइनस का 7 और प्लस का 1 होना चाहिए, ठीक है, माइनस का 8 और प्लस का, तो तब जाके ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो है, ये 5 और 4 9 है, और माइनस का 8 और प्लस का 1 जो है, ये माइनस का 7 आ जाता है। तो इसके लिए भी ऐसे लिख लेंगे कि ऑर्डर ऑफ B एंड D इज सेम एंड देयर corresponding entries are equal, so B is equal to D, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह आप देखो हमारे पास है ये E और F, E C और F, ये C है हमारे पास 3 बल्कि 2 × 3 और 2 - 1 2 × 2 4 + 4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, यानी ये आ जाएगा 4 - 2 3 + 0, ये हो गया। और E है, E क्या है 6 1 4 2 और 8 3, जी। अब इनका भी वही बात है कि इनका जो ऑर्डर है, यहां लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ C एंड E इज सेम एंड देयर corresponding entries are equal, या सेम भी लिख सकते हैं, so C is equal to E। तो ये इक्वल मैट्रिसेस है। तो अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये जो हमारा इक्वल ऑफ मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट था, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट बन के एक बड़ा कंसेप्ट बनाते हैं, अब ये वही कंसेप्ट है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इफ ये वाला मैट्रिक इसके इक्वल है तो A B C की D की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये इक्वलिटी को मतलब चैलेंज कर रहा है, ठीक है, यानी इनकी जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, इनकी जो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑर्डर तो इनका सेम है, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे भी, मतलब ये भी 2 रोज एंड 2 कॉलम है, इधर भी 2 रोज और 2 कॉलम है। अब कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज अभी उनका जो है मतलब फैसला करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स हैं। तो जब हमें ABCD की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे, इनकी जगह पुट कर लेंगे, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उस इक्वलिटी बेस पे हम इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका कोरेस्पोंडिंग क्या है, इसका कोरेस्पोंडिंग एंट्री जो है 5 है हमारे पास, ठीक है। ये फर्स्ट जो रो है उसका फर्स्ट एंट्री सेकंड रो सेकंड मैट्रिक की जो
फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री के बराबर है, ठीक है। ये आ जाएगा a प्लस टू इज इक्वल टू 5 ऐसे। इसी तरह ये c माइनस थ्री जो है इसका कोरेस्पॉन्डिंग 8 है, यहां लिख लेंगे c माइनस थ्री इज इक्वल टू 8। इसी तरह b माइनस वन ये वाला इसका 6 के इक्वल है, और इसी तरह d प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो यहां हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन गई हैं, देखो यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है। देखो a प्लस टू इज इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन ये बन गई है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, कैसे करें, a इज इक्वल टू 5 प्लस का 2 जब इस तरफ जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब दूसरी इक्वेशन बन गई है हमारे पास b वाली, यानी b माइनस वन इज इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो b इज इक्वल टू 6 माइनस का 1 जब इस तरफ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 6 और 7 13 हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो c माइनस थ्री इज इक्वल टू 8। तो c इज इक्वल टू 8 माइनस का 3 जब इस तरफ आएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन थी। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, d प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो d इज इक्वल टू 4 प्लस का 4 इस तरफ आएगा माइनस 4 हो जाएगा, तो d की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ जाएगी। तो इस तरह हमने a b c d की सबकी वैल्यू जो है हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मसला आ गया, ये माइनस का 1 था ना, इस तरफ आगे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस का 1 जब इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो ये b इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 11। तो c इज इक्वल टू नंबर बिल्कुल हमारी जो है सारी वैल्यूज ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये भी बिल्कुल इक्वल मैट्रिसेस वाली बात है, यानी इनकी जो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी करेस्पॉन्डिंग है 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे लिख देखते हैं 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखते हैं 5 7 का जो है इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 कर लेते हैं, और 5 इज इक्वल टू y, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब एक बार तो फिर देख लेते हैं यहाँ पे वाकई, हाँ इधर 7 है, सॉरी इधर 7 है, मैं देख रहा हूँ कि बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो हमें मालूम करना है x और y की वैल्यू। अब ये पहली इक्वेशन हमारे पास हो गई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू 9 प्लस का 1 जब इस तरफ आएगा माइनस 1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8, दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेंगे, तो 2 4 आर 8, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो सारे इक्वल है, यहाँ बस y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी वही इक्वल मैट्रिसेस वाला है। अब देखो यहाँ पे ये इसका कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, 10 है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 10, और यहाँ 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11 और 4 इज इक्वल टू c। तो अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। देखो हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और 4 है, यानी 4 इज इक्वल टू c, तो ये फोर्थ हो गई, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं। अब देखो पहली जो इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो इसको हम हल नहीं कर सकते, वी कांट सॉल्व इट बिकॉज वी हैव नो
द वैल्यू ऑफ ए और बी, हमारे पास जो है ए और बी की वैल्यू नहीं है, लिहाजा हम जो सेकंड इक्वेशन है इसमें इसको मतलब सॉल्व करके देखते हैं। ये यहाँ पे सेकंड इक्वेशन 3b + 2 = 11, तो यहाँ 3b = 11 प्लस का 2 इस तरफ जाएगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ 3b = 11 में से 2 का 9 आ गए। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, क्या स्यापा है यार। अच्छा, ये आ जाएगा 3b = 9/3, दोनों तरफ से 3 डिवाइड कर लेंगे बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, 3 3s are 9, तो यहाँ 3 आ जाएगा b की वैल्यू। तो नाउ वी कैन सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ b, b हमारे पास वैल्यू आ गई, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इनटू 1 इक्वेशन में, यानी a + b = 10। अब a + b की वैल्यू 3 है तो 10 आ गया, तो a = 10, 3 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा और a = 7 आ जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है जी, थर्ड को, ये थर्ड है हमारे पास 2d - 1 = 5, तो 2d = 5, माइनस का 1 जब इस तरफ जाएगा +1 हो जाएगा, तो 2d = 6 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से 2 पे डिवाइड कर लेंगे बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो 2 3s are 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले भी, c = 4, तो इस तरह हमारे पास a b c d सबकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो उसी लिहाज से कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज यानी p + q = 6, फिर 5 = 5, ठीक है, 11 = 11 आ गया, और फिर p - 2q = 0। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ गई p + q = 6। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, तो सेकंड 5 = 5 और ये हो गया। दूसरी आ गई हमारे पास p - 2q = 0। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। ठीक है, बाकी तो बनी है हमारे पास, यानी दो बराबर ही हैं। तो अब इनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करने वाला तरीका हम करते हैं। देखो p और p इनके कोफिशिएंट बराबर है, इनकी साइन भी सेम है, तो इनको माइनस कर लेंगे। यहां लिख लेते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो ये आ जाएगा p + q = 6, p - 2q = 0। जब साइन चेंज करते हैं ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 2p, ये 2q और q, ये 3q हो जाएगा = 6, तो ये 3q = 6, दोनों तरफ से 3 डिवाइड कर लेते हैं, 3 2s are 6, तो q = 2 आ जाएगा, q की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इनटू 1 इक्वेशन में कर लेते हैं। 1 है p + q = 6, तो q की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पे 2, तो q की जगह हम 2 लिख लेते हैं 6, तो p = 6 प्लस का 2 जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी p = 4 और q = 2। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और उम्मीद है कि आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई 3.1। तो पूरी कोशिश की है मैंने, जितना कुछ था मेरे पूरी कोशिश के साथ, जो जितने कंसेप्ट मुझे मतलब मैं कोशिश कर सकता था उतनी की है, और उम्मीद है आपको समझ भी आएगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।